नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम 2024 में किस प्रकार से जीके जीएस का प्रश्न पूछा जाता है, तो आप हमारे बिल्कुल सही चैनल पे आए हुए हैं। क्योंकि हमारे चैनल पे जो है इसी को ध्यान में रखते हुए हम इतिहास यानी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, और इतिहास में हम थ्योरी हम क्लास कर चुके हैं और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में हमने जैन धर्म का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका है, बौद्ध धर्म का प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर चुका है, और इसमें जो है आपको कुछ पारसी धर्म, यहूदी धर्म से ही प्रश्न था, वो भी हमने बताया। अच्छा, आज से हम प्रारंभ करने वाले हैं मौर्य वंश। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करवा दीजिए और खुद भी कर लीजिए। क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और दोस्तों को भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए हम पहला प्रश्न से आते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि पाटलिपुत्रा में हस्तांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक जो है मगध की राजधानी थी। ठीक है, किसकी राजधानी थी? मगध की राजधानी थी। अगर आपने हमारा मौर्य साम्राज्य का या 16 महाजनपद का थ्योरी क्लास नहीं देखा तो प्लीज जाकर के थ्योरी क्लास देखिए, उसमें हमने डिटेल से समझाया, तब जाकर के आपको प्रश्न जो है वो और आसानी से कंसेप्चुअल समझ में आएगा। बात समझ में आया? तो कह रहा है क्या ये मगध जो है वो आया कहाँ से? तो चलिए पहले इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है वह भारत में जो है टोटल कितने महाजनपदों का मतलब कि उत्पत्ति हुआ था? तो उस समय जो है टोटल महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 16 थी। ठीक है, क्या 16 क्या थी? महाजनपद थे, महाजनपद। इन 16 महाजनपदों में जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था जिसका नाम था मगध। ठीक है, क्या नाम था? मगध था। तो इस मगध पर जो है वह टोटल 7 राजवंशों ने शासन किया था। कितने राजवंशों ने शासन किया था? 7 राजवंशों ने। और ये 7 राजवंश जो है मिल करके ये मगध से, जो कि एक गया, नालंदा और एक तरह से देखा जाए गया था, नालंदा था और पटना वाला कुछ क्षेत्र था। तो ये मतलब मगध जो है वो आगे चल करके पूरे भारतीय भूभाग पर, यानी अफगानिस्तान से लेकर के, ठीक है, आपका बंगाल तक, उत्तर में आपका कश्मीर से लेकर के दक्षिण में मैसूर तक, ये सारे मतलब क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया? मगध का अधिकार हो गया। तो इस प्रकार से जो है वो मगध पे कितने राजवंशों ने शासन किया था? 7 राजवंशों ने शासन किया था। और वह 7 राजवंश कौन कौन से थे? ठीक है, तो इसको हमने एक ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या है, याद है आपको? ट्रिक था आपका हसीन मशूक शाह। क्या ट्रिक था? हसीन मशूक शाह। ठीक है, हसीन मशूक शाह में क्या क्या था भाई? तो हसीन मशूक शाह में हमने आपको बताया था, ठीक है, ह से होता है हर्यक वंश। क्या हो जाएगा? अच्छा, पेन कलर चेंज कर देते हैं तो आपको और क्लियर होगा। ठीक है, तो ह से हो जाएगा हर्यक वंश। याद है या भूल गए? ठीक है, अगर भूल गए हैं तो क्लास को देख लीजिए, और अगर थोड़ा बहुत भी याद है चलिए हम आपको रिवीजन करा देते हैं। देखिए, हाथ से हो गया, ये आपका ट्रिक है। क्या है ये आपका ट्रिक है। और ये ट्रिक के माध्यम से हम मतलब ये याद रखते हैं, मतलब क्रम में याद रखते हैं कि मगध यानी कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण था। उस मगध पर जो है टोटल 7 राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें सबसे पहला राजवंश था हर्यक वंश। कौन सा राजवंश था? हर्यक वंश। दूसरा था आपका शिशुनाग वंश। ठीक है, याद आ रहा है? शिशुनाग वंश। तीसरा था आपका नंद वंश नंद वंश। चौथा था आपका मौर्य वंश। क्लियर है? मौर्य वंश। पांचवा था आपका शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश। और छठा था आपका कर्णव वंश। ठीक है, कर्णव वंश। और सातवां था आपको सातवाहन वंश। ठीक है, यानी इस प्रकार से हम हसीन मुसुक्सा ट्रिक से हम मगध पर जो टोटल 7 राजवंशों का जो शासन होता है उसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। बात समझ में आया? तो देखिए, सबसे पहला जो है वह शासन किसका है? तो सबसे पहला शासन है, बोलेगा हर्यक वंश का। किसका है? हर्यक वंश का। तो हर्यक वंश का जो है वह सबसे पहले मगध पर शासन होता है, और इसका जो संस्थापक कौन होता है, यानी कि इस वंश का स्थापना कौन करता है? तो बिंबिसार। कौन करेगा? बिंबिसार। ठीक है, यह हर्यक वंश का स्थापना करता है कब? तो आपको 544 ईसा पूर्व। ठीक है, इस देखिए हर्यक वंश का जो है शासन काल अगर देखेंगे तो इसका होता है आपको 544 ईसा पूर्व से शायद 412 ईसा पूर्व तक है। कितना? 412 ईसा पूर्व तक। और बिंबिसार कब तक शासन करेगा? या 52 वर्षों तक शासन करता है, यानी कि 544 से लेकर के, ठीक है, आपको 492 ईसा पूर्व तक जो है वह हर्यक वंश का जो है संस्थापक बिंबिसार शासन करता है। ठीक है, इस राजवंश का जो है संस्थापक बिंबिसार होता है, और यह इतिहास का जो है सबसे पहला राजवंश था। बात समझ में आया? अब जब राजवंश होगा तो इसकी अपनी राजधानी भी होगी।
तो हर्यक वंश का जो बिंबिसार ने राजधानी बनाया था, ठीक है, इसका राजधानी था, सबसे पहला राजधानी था राजगीर। ठीक है, क्या राजधानी था? राजगीर। और इसी राजगीर को जो है राजगिरी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? राजगिरी भी कहा जाता है या गिरी ब्रिज भी कहा जाता है। ठीक है, गिरी ब्रिज। बात समझ में आया? तो इतिहास का पहला राजवंश कौन था? हर्यक वंश, जिसका संस्थापक था बिंबिसार। और इन्होंने जो है वो मगध पे कितने साल तक शासन किया? 52 साल तक शासन किया। साथ ही साथ अपनी राजधानी जो है वह राजगीर रखी। बात समझ में? कितनी, कहाँ रखी राजधानी? राजगीर रखी। अच्छा, इस सब का हर्यक वंश का जो है बिंबिसार के बाद, ठीक है, बिंबिसार के बाद जो अगला शासक होगा, हर्यक वंश का ही जो अगला शासक होता है वह आपको अजात शत्रु होता है। कौन होगा अगला शासक? का अगला शासक जो है आपको अजात शत्रु होता है। ठीक, और ये अजात शत्रु जो है वह बिंबिसार का ही पुत्र रहेगा। और ये अजात शत्रु जो है वह अपने पिता यानी कि बिंबिसार की हत्या करके, ठीक है, मगध की गद्दी को जो है वह प्राप्त करता है। बात समझ में आए? तो यह अजात शत्रु जब राजा बनेगा तो अपने पिता का ही हत्या करके जो है खुद मगध का राजा बनता है। इसीलिए जो है बौद्ध ग्रंथों में इसे जो है प्रीत हंता के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? तो बिंबिसार ने जो है अपनी राजधानी, प्रश्न से भटकेंगे नहीं क्योंकि अगर बताने जाएंगे तो बहुत डीप हो जाएगा। और यह बात तो टू द पॉइंट ही हम पढ़ते हैं, जो प्रश्न पूछा है उसी से इर्द गिर्द हम बताते चलेंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पूरा थ्योरी जितना हमने पढ़ाया है आपका पूरा का पूरा रिविजन हम क्वेश्चन के माध्यम से कराते चल जाएंगे। क्लियर है? तो आपका बिंबिसार जो है वो अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? तो राजधानी जो है राजगीर, गिरिराज या गिरी ब्रिज बनाता है। और बिंबिसार के बाद जो है मगध का अगला शासक होगा अजात शत्रु। और यह अजात शत्रु भी अपनी राजधानी कहाँ रखता है? तो राजगीर को ही रखता है। लेकिन यह एक काम यह करता है कि सुरक्षा की दृष्टि से अपनी राजधानी को यानी कि राजगीर को क्या करता है? आपको मतलब घेराबंदी करा लेता है। यह क्या करेगा? घेराबंदी करा लेगा। कौन? अजात शत्रु। ठीक है, घेराबंदी करा, यानी अभी तक जो है वह कहाँ पर राजधानी है? आपको राजगीर ही राजधानी है। लेकिन अजात शत्रु के बाद जो अगला शासक होगा उदयन। कौन होगा अगला शासक? उदयन। और यह उदयन जो है वह अजात शत्रु का पुत्र होता है। और यह उदयन भी जो है वह अपने पिता की क्या करेगा? हत्या कर देगा। इसलिए जो है वह उदयन को भी किस नाम से जाना जाता है? प्रीत हंता के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो अजात शत्रु का शासनकाल कब से कब तक रहेगा? तो ये 490 ईसा पूर्व से लेकर, सॉरी 490 नहीं था, 92 था। 492 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है, 492 ईसा पूर्व से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक का जो शासन होगा, कब से कब तक? 460 ईसा पूर्व तक का जो शासन होगा वो आपको अजात शत्रु का होगा। और अजात शत्रु का पुत्र जो उदयन होगा वह उदयन अपने पिता का हत्या करके यह मगध का राजा बनेगा। और यह मगध का राजा बनेगा 460 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, आपको 444 ईसा पूर्व तक। क्लियर है? कुछ याद आ रहा है? ठीक है, 444 है। और यही उदयन जो है अभी तक राजधानी कहाँ था? अभी तक राजधानी जो है वह राजगीर ही था। यानी बिंबिसार ने राजगीर को अपनी राजधानी बनाई और उसका पुत्र अजातशत्रु क्या करता है? राजधानी को जो है वह घेराबंदी कराता है। ठीक है, राजधानी को क्या करता है? घेराबंदी कराता है। लेकिन जैसे ही उदयन अपने पिता की हत्या यानी अजातशत्रु की हत्या करके जब राजा बनेगा, ठीक है, तो यह अपनी राजधानी जो है वह क्या करता है? बदल देता है। बात समझ में आता है? उदयन जो है वह अपनी राजधानी कहाँ कर देगा? तब यह उदयन जो है वह अपनी राजधानी जो है वह राजगीर से हटा करके कहाँ कर देगा? पाटलिपुत्रा करेगा। ठीक, कहाँ करेगा? पाटलिपुत्रा करेगा। पाटलिपुत्रा जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। और यही उदयन जो है, ठीक, ऐसा इतिहास में लिखा गया है, यानी कि बहुत ग्रंथों से पता चलता है कि कि उदयन जो है गंगा एवं सोन नदी के संगम पर, ठीक है, समीप एक शहर की स्थापना करता है। और उस शहर का नाम पहले होता है पुरुषपुर, ठीक है, फिर उसका बाद में बदल के कर दिया जाता है पाटलिपुत्र। ठीक है, तो हम जानते हैं पाटलिपुत्र पटना, पटना जो किस नदी के बीच में है? तो आपको पटना जो है आपको गंगा और सोन नदी के, ठीक है, गंगा और सोन नदी के बीच जो है गंगा संगम स्थल पर जो है एक शहर का निर्माण कराता है, जिसको जो है पहले पुरुषपुर कहा जाता है, फिर बाद में से पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हर्यक वंश का जो है अजातशत्रु के शासनकाल तक जो है राजधानी रहती है आपको राजगीर। उसके बाद उदयन जो है अपनी राजधानी को कहाँ बदल देता है? आपको पाटलिपुत्रा कर देता है। फिर इसके बाद हर्यक वंश के बाद जो है आपका जब शिशुनाग वंश होगा, तो शिशुनाग वंश में भी जो है जो शिशुनाग होंगे वह पाटलिपुत्र से हटा करके फिर कर देगा वैशाली। कहाँ कर देगा? वैशाली कर देगा। और फिर शिशुनाग वंश का ही जो अगला शासक होगा कालाशोक, वह फिर वैशाली से उठा करके फिर लेके आ जाएगा पाटलिपुत्र। बात समझ में आया? तो राजधानी जो है राजा अपने मतलब सहूलियत के अनुसार क्या करते हैं? चेंज करते रहते हैं। बात समझ में आया? तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे
हम ये चीज को क्लियर करते चलेंगे। तो पाटलिपुत्र हस्तांतरित होने से पहले जो है वह कौन से कई वर्षों तक मगध की राजधानी रही? तो कौन रह जाएगा? यानी कि राजगीर जो है वह कई वर्षों तक क्या रहेगा? मगध की राजधानी रहेगा। कब तक? अजात शत्रु तक। ठीक है, अजात शत्रु तक। और फिर अजात शत्रु के बाद जो है जब उदयन आता है तो राजधानी कहाँ कर देगा? पाटलिपुत्र कर देगा। और ये उदयन ही जो है वह पटना शहर को बसाता है, यानी पाटलिपुत्र शहर को बसाएगा। क्लियर है? एंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आप ये नहीं सोचिएगा कि हम जो है अपने क्लास में कम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। कम प्रश्न रहता जरूर है, लेकिन उन प्रश्नों से संबंधित इर्द गिर्द जितने प्रश्न है अगर एग्जाम में पूछ देते हैं तो आप जो है आसानी से क्या कर पाइएगा? बना पाइएगा। बात समझे? इसलिए जो है उसके आसपास इर्द गिर्द जितने प्रश्न रहते हैं हम उस सारे को आपको बताते चल रहे हैं आगे। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? देखिए प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ जो है वह कहाँ स्थित है? ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ जो है यह कहाँ स्थित है? वाराणसी में, कुम्हरार में, यानी कुम्हरार या पटना में, या चंपारण में, या पटना में? बस समझ में आया? तो लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ जो है वह कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। देखिए अशोक जो है वो क्या करता है कि अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए जो है वह अभिलेख लिखता है। क्या लिखता है? अशोक जो है वह अपने संदेश या उपदेश को जो है या अपने आज्ञा को, जैसे अभी क्या सरकार अगर कुछ नोटिस निकालता है तो या तो नेट में डालता है, वेबसाइट में डालता है, या पहले जो है पोस्टर लगाया जाता था कि हाँ सरकार ने ये आदेश दिया है, इस चीज को जनता को मानना है। उसी प्रकार से अशोक क्या करता है कि अपने उपदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए जो है वह अभिलेख लिखता है। क्या लिखता है? अभिलेख। और इनके जो अभिलेख होंगे, ठीक है, वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने अभिलेख होते हैं? 3 प्रकार के। यानी ये होगा अभिलेख। ठीक है, अभिलेख कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। पहला कहलाएगा शिलालेख। ठीक है, क्या होगा? शिलालेख होगा। ठीक है, दूसरा होगा आपको स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। और तीसरा जो होगा आपको गुहा लेख होगा। ठीक है, गुहा लेख। शिलालेख मतलब क्या है कि जो पत्थरों पर लिखा जाएगा वह शिलालेख कहलाएगा। स्तंभ लेख यानी कि स्तंभ के समान यानी पिलर के समान ऊंचा होगा, उस पर लिखा जाएगा तो स्तंभ लेख कहलाएगा। और गुहा लेख मतलब गुफाओं में जो लिखा जाएगा वह गुहा लेख कहलाएगा। बात समझ में आया? तो यह अभिलेख जो है वह अशोक ने जो है वो मतलब भारत का पहला राजवंश अशोक ही, पहला राजा अशोक ही है जो जनता तक अपने संदेशों को पहुंचाने के लिए अभिलेख का इस्तेमाल करता था। बात समझ में? तो ये जो आपको लौरिया नंदन स्तंभ लेख जो है, ठीक है, यानी कि लौरिया नंदन स्तंभ जो है ये किसका उदाहरण है? तो ये लौरिया नंदन जो आपका उदाहरण है, सॉरी, ये लौरिया नंदन किसका उदाहरण है? स्तंभ लेख का उदाहरण है। लौरिया नंदन किसका उदाहरण है? ठीक है, तो लौरिया नंदन जो है वो आपको स्तंभ लेख का उदाहरण है। बात समझ में? किसका? स्तंभ लेख का लौरिया नंदन उदाहरण है। और ये लौरिया नंदन जो है ये आपको बिहार के चंपारण जिला में, कहाँ पे है? तो बिहार के चंपारण जिला में आपको यह लौरिया नंदन गढ़ स्तंभ लेख मिलता है। कहाँ पे है? तो बिहार के चंपारण जिला में। बात समझ में है? बिहार के चंपारण जिला में। और यह चंपारण का जो है वह बौद्ध धर्म से या मौर्य वंश से जो है बहुत ही बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है। तो यहीं पर जो है आपको लौरिया नंदन स्तंभ लेख की जो है वह साक्ष्य पाए गए हैं। तो आप कहिएगा कि आखिर जो है वह अशोक के द्वारा कितने स्तंभ लेख को बनवाया गया? कितने स्तंभ लेख को? तो अशोक के द्वारा जो है वह टोटल 7 स्तंभ लेखों का निर्माण कराया गया। कितने स्तंभ लेखों का? 7 स्तंभ लेखों का। तो चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो इधर हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, तो इसको हम नीचे लिख देंगे तो ये पूरा साइड वाला क्लियर हो जाएगा। तो लौरिया नंदन कहाँ है? तो बिहार के चंपारण में। कहाँ पे? बिहार के चंपारण जिला में। बात समझ में आया? और अशोक के द्वारा जो है टोटल स्तंभ लेखों को कितने स्तंभ लेख है अशोक के? तो टोटल 7 स्तंभ लेख है, जिसमें सबसे पहला आता है रूमन देही स्तंभ लेख। ठीक है, रूमन देही स्तंभ लेख। ये सभी हमने डिटेल से अपने थ्योरी क्लास में बताया है। अगर आपने हमारे क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के पहले क्लास को देखिए, तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। तो ये रूमन देही अभिलेख जो है ये कहाँ पाया गया है? ये आपको अफगानिस्तान में है। ठीक है, ये आपको कहाँ है? ये आपको अफगानिस्तान में है। और यह अशोक के द्वारा जो टोटल स्तंभ लेख है उन स्तंभ लेखों में जो है वह सबसे छोटा स्तंभ लेख है। ठीक है, यह आपको अफगानिस्तान में है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके बारे में? यह आपको सबसे छोटा है। ठीक है, यह एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक ने जो है प्रशासनिक चर्चा नहीं करके जो है वो आर्थिक क्रियाकलापों की चर्चा की गई है। इसमें किसकी चर्चा की गई है? तो आर्थिक क्रियाकलापों की चर्चा की गई है। बात समझ में है?
आर्थिक क्रियाकलाप। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ये हो गया पहला स्तंभ लेख रुमनदेही। टोटल स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो 7 है, जो अशोक के द्वारा बनाई गई। तो दूसरा स्तंभ लेख का जो है उसका नाम है कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी स्तंभ लेख। देखिए अभिलेख तो सभी है, देखिए पिलर के समान जो खड़ा रहेगा उसको हम कहेंगे स्तंभ लेख। तो ये दूसरा आपको कौशाम्बिक स्तंभ लेख। ठीक, कौन सा? कौशाम्बिक अभिलेख बोले या स्तंभ लेख बोले, यानी स्तंभ लेख लिख दिया तो आप समझ जाइएगा ये कौशाम्बिक अभिलेख जो है स्तंभ लेख का एक उदाहरण है। तो यह आपको कहाँ है? तो यह आपको यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश में जो है आपको यह कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश और कौशाम्बी जगह में ही आपको यह क्या है? कौशाम्बिक अभिलेख है। बात समझ में आए? इसमें कौशाम्बिक अभिलेख में किसकी चर्चा की गई है? तो अशोक की पत्नी जो है वह कारुबाकी थी। ठीक है, कारुबाकी के द्वारा जो है वह दान का जो दान पुण्य जो किया गया उसकी चर्चा जो है आपको किसमें किया गया है? आपको कौशाम्बिक अभिलेख में किया गया। यानी कि कारुबाकी जो इनकी पत्नी होगी, किसकी पत्नी? अशोक की पत्नी। तो कारुबाकी के द्वारा जो दान किया गया उसकी चर्चा कहाँ की गई है? कौशाम्बिक अभिलेख में किया गया। चूंकि जो है यह अशोक की मतलब रानी का जो है वह टोटल जिसमें चर्चा किया गया उसे क्या दान किया गया, पैसा दान किया, रुपया दान किया, कितने सिक्के दान किए, कितने वस्त्र धारण किए, दान किए, तो सभी चर्चा कहाँ पे की गई है? तो असोम कौशाम्बिक स्तंभ लेख में चर्चा की गई है। चूंकि यह रानी से संबंधित है इसलिए इसे हम रानी का अभिलेख भी कहते हैं। क्या कहेंगे? रानी की अभिलेख भी कहेंगे। बात समझ में आया? क्या कहेंगे? रानी की अभिलेख भी कहेंगे। बात समझ में आया? अच्छा, ये हो गया तो दूसरा। ठीक है, तीसरा जो है स्तंभ लेख तीसरा स्तंभ लेख जो है उसे कहा जाता है टोपरा अभिलेख। ठीक है, ये टोपरा अभिलेख। और ये टोपरा अभिलेख कहाँ है? तो ये टोपरा अभिलेख जो आपको हरियाणा में, कहाँ पे है? यह हरियाणा में। और इस टोपरा अभिलेख को जो है फिरोज शाह तुगलक जो है वो क्या करता है कि हरियाणा से कहाँ लेके चल जाएगा? ठीक है, तो हरियाणा से जो है वो कौन लेके जा रहा है? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जब हरियाणा से कहाँ लेके चला जाएगा? दिल्ली लेके चला जाएगा। बात समझ में है? हरियाणा से कहाँ लेके चला जाएगा? दिल्ली। तो अभी वर्तमान में कहाँ है? तो ये आपको वर्तमान में दिल्ली है। कौन शिफ्ट किया है? तो आपको फिरोज शाह तुगलक, यानी तुगलक वंश का यह राजा है, जो हम सल्तनत काल में डिटेल से देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, चौथा जो स्तंभ लेख है यह आपको मेरठ अभिलेख। क्या है? मेरठ अभिलेख। और ये मेरठ अभिलेख जो है ये पहले मेरठ में था। मेरठ कहाँ है? यानी ये भी यूपी का। पहले था आपका मेरठ में, फिर फिरोज शाह तुगलक इसको भी उठा के कहाँ लेके चल जाएगा? दिल्ली लेके चल जाएगा। यानी फिरोज शाह तुगलक जो है यानी मेरठ अभिलेख को भी मेरठ से उठा के कहाँ लेकर चला जाएगा? तो आपको दिल्ली लेकर चला जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 4 स्तंभ लेख देखें। अच्छा, इसको ये तो इधर वाला आप स्क्रीन शॉट लीजिएगा, इधर वाला मिटा दे रहे हैं, बाकी 3 है वो भी हम डिटेल से बता देते हैं, फिर हम अगला प्रश्न में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 4 स्तंभ लेख को देखा। पहला रुमनदेही अभिलेख जो अफगानिस्तान के कंधार में है। ठीक है, इसमें आर्थिक क्रियाकलापों की चर्चा की गई है। साथ ही साथ दूसरा कौशाम्बिक अभिलेख, और कौशाम्बिक अभिलेख यूपी के कौशाम्बी में है। और यह अशोक की पत्नी कारुबाकी के द्वारा दान में किए गए वस्तुओं की चर्चा की गई है। टोपरा अभिलेख जो है वह हरियाणा में है। फिरोज शाह तुगलक क्या करेगा? हरियाणा से इसको उठाएगा और इसे उठा करके जो है कहाँ कर देगा? दिल्ली शिफ्ट कर देगा। बात समझ में आया? फिर उसके बाद मेरठ अभिलेख को भी जो फिरोज शाह तुगलक यूपी से उठा करके दिल्ली, पता नहीं क्या फिरोज शाह तुगलक को दिखाई दिया, बनाया अशोक, उसको उठा के लेके जा रहा है फिरोज शाह तुगलक। मतलब अपने राज्य का यानी राजधानी जो भी शासन करेगा दिल्ली से, तो अपने राजधानी का जो है शोभा बढ़ाने के लिए दूसरे दूसरे जगह से उठा करके दिल्ली में ला के पटक दिया। ठीक है, खुद नहीं बनाया, दूसरे का बनाया हुआ को लेकर के लगा देगा दिल्ली में अपने मतलब राजधानी में, बोलेगा देखो हम जो है वह अशोक को लेकर के आ गए। तो ये सब दूसरे का धन जो है वो अपना बना रहा है। ये हो गया चौथा आपका मेरठ अभिलेख। इसी प्रकार से पांचवा जो है आपको स्तंभ लेख जो है वो पांचवा स्तंभ लेख का नाम आपका रामपुरवा स्तंभ लेख। रामपुरवा। ठीक है, रामपुरवा। ठीक है, अभिलेख या इसी को बोलेंगे स्तंभ लेख। ठीक है, रामपुरवा। अच्छा, रामपुरवा अभिलेख जो है वह ये कहाँ है? तो यह भी आपको बिहार के चंपारण में है। बिहार के कहाँ? चंपारण में। बात समझ में है? बिहार के चंपारण में। और इसके बाद जो है आपका लौरिया नंदन जो प्रश्न में पूछा हुआ था। ठीक है, तो लौरिया नंदन कहाँ हो जाएगा? तो लौरिया नंदन जो है लौरिया नंदनगढ़ यह स्तंभ लेख जो है यह कहाँ है? यह भी आपको बिहार के चंपारण में ही मिलेगा। बिहार के चंपारण में। बात समझ में आ रही है? कहाँ मिलेगी? बिहार के चंपारण जिला में मिलेगी। इसके बाद जो है सातवां जो स्तंभ लेख है वो उसका नाम है आपका लौरिया अरेराज। ठीक है, लौरिया अरेराज।
लौरिया अरे राज जो है यह भी स्तंभ लेख जो है कहाँ पे है? यानी बिहार के चंपारण में। ठीक है, तो तीन तो याद हो गया आपको कि बिहार के चंपारण में टोटल कितने स्तंभ लेख? तो बिहार के चंपारण में टोटल 3 स्तंभ लेख। कौन कौन? लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा विलेय। बाकी 4 जो है वो आपको यूपी साइड में, एक आपको अफगानिस्तान में है। ठीक है, तो इस प्रकार से अशोक के द्वारा टोटल कितने स्तंभ लेख बनवाए गए थे? तो 7। सातों का हमने डिटेल बताया है। किसका चर्चा किसमें क्या क्या किया हुआ वो भी हमने आपको बता दिया है। अगर आप और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे थ्योरी क्लास को देखिए, मैंने डिटेल से और क्रमबद्ध तरीके से बताया। क्लियर है? तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी कि लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख कहाँ पे है? तो बिहार के चंपारण जिले में। क्लियर है? यानी राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि किस मौर्य सम्राट ने लगभग 287 या 268 ईसा पूर्व से लेकर के 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभ पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे? बस समझ में आया? यानी कि मौर्य सम्राट ने जो है वह मौर्य सम्राट में यानी कि मौर्य वंश में कौन ऐसा राजा है जो अपने शासनकाल के दौरान क्या करेगा? शिलाओं पर या स्तंभों पर अपना लेख उत्कीर्ण करवाता है। ठीक है, तो वह कौन सा राजा होगा? ठीक है, तो यह राजा होगा राजा अशोक। बात समझ में आया? कौन सा राजा होगा? राजा अशोक होगा। क्लियर? यानी कि राजा अशोक क्या करता है कि अपने जो भी संदेश होंगे या उपदेश होंगे जनता तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, इस्तेमाल करेगा अभिलेख का। और वह अभिलेख को जो है वह लिखवाएगा और लिखवा करके जो है अपने राज्य के अलग अलग जगहों पर पहुंचा देगा, माने स्थापित करेगा। और वहां पर जो है वह राजा के द्वारा क्या बोला गया है उसे जो है उसमें लिख दिया जाता था। और उसे जो है वह जनता पढ़ करके वो समझ जाते थे कि हाँ राजा हमें जो है क्या संदेश देना चाहते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से जो है वह शिलाओं पर यानी इसे हम शिला लेख कहेंगे, स्तंभों पर यानी इसे हम स्तंभ लेख कहेंगे। इसे उत्कीर्ण करवाने का जो है वह सबसे पहला कौन करवाया था? तो मौर्य वंश का तीसरा शासक, मौर्य वंश का तीसरा शासक जो है कौन? अशोक। ठीक है, यह मौर्य वंश का कैमा शासक होता है? तीसरा शासक होता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है यह आपको पहला शासक हो जाएगा। बिंदुसार जो है यह आपको दूसरा शासक हो जाएगा। अशोक जो है वो आपका तीसरा शासक, और बृहदत्त जो है आपको अंतिम शासक होता है। अब बृहदत्त को जो है वह कौन मार देता है? तो इसको जो है इसकी मृत्यु पुष्यमित्र शुंग कर देती है, और इसके स्थान पे जो है मौर्य वंश का स्थापित भी शुंग वंश की स्थापना करेगा। बात समझ में आया? तभी प्रश्न ये उठता है कि आखिर जो है आखिर अशोक को ऐसा क्या दिखा? कहीं से तो सीखा। जैसे अगर हम कोई पहला काम करते हैं तो कहीं से सीखते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आखिर ये काम हमको करना चाहिए। तो अशोक को ऐसा क्या पागलपन सवार हुआ कि वह जो है अपने संदेशों को जो है शिलाओं और स्तंभों पर माने उत्कीर्ण करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। और फिर इसका जो अभिलेख कब खोजा गया? क्या पढ़े जब पहला बार खोजा गया था तो क्या उस समय इसे पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई थी? अगर सफलता प्राप्त हुई तो कब हुई? ठीक है, तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ऐसे हमने थ्योरी में तो बताया ही है। ठीक है, तो देखिए अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा, ठीक है, यानी कि अशोक को जो अभिलेख लिखेगा इसकी प्रेरणा जो है वह किससे मिलती है? तो इसकी प्रेरणा आपको मिलती है इराक के राजा डेरियस प्रथम से। ठीक है, इराक के राजा डेरियस प्रथम से। ठीक है, इराक के राजा कौन है? डेरियस। और इसी डेरियस को जो है हम डाइवर भी कहते हैं। क्या किस नाम से जानते हैं इसे? डाय बाहू, या हम डाइवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, दाय बाहू के नाम से भी जाना है। और यही वही डेरियस है जो भारत पे जो है सर्वप्रथम जो आपको क्या किया था? आक्रमण किया था। बात समझ में आ रहा है? तो इसको जो है प्रेरणा लिख मतलब कि अशोक को स्तंभ लेख या अभिलेख लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो इराक के डेरियस प्रथम से मिलती है। इसके जो भी है स्तंभ मतलब अभिलेख है, ठीक है, वह टोटल जो है वह प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। हाँ, कौन सी भाषा में लिखे गए? तो भाषा अगर देखेंगे तो भाषा जो हो जाएगा प्रकृति भाषा कौन सी हो जाएगी? प्रकृति हो जाएगी। और लिपि जो है वह 4 लिपियों में लिखा गया। ठीक, कितने लिपि में? 4 लिपि में। जिसमें जो है आपको पहला लिपि था ब्राह्मी लिपि, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि। जिसमें आपको लिपि कितना था? 4 लिपि था 4। जिसमें ब्राह्मी लिपि में सबसे ज्यादा अभिलेख जो आपको भारत में देखने को मिलेंगे
खरोष्टी लिपि में जो आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे, अरमाइक लिपि आपको अफगानिस्तान में, और ग्रीक लिपि जो अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा में लिखे गए। बात समझ में आए? तो अशोक के जो भी अभिलेख लिखे गए हैं उनकी भाषा क्या होगी? प्रकृति। लिपि जो है वह अलग अलग होगी। लिपि कहने का अर्थ है जो आप लिखने का जो लेप होता है उसे हम लिपि कहते हैं। लिखने का तरीका, जैसे आप हिंदी लिखते हैं या हिंदी पढ़ते हैं, किस लिपि में होती है? तो देवनागरी लिपि में। इंग्लिश पढ़ते हैं तो किस लिपि में होती है? तो रोमन लिपि में। बात समझ में आया? तो उसी प्रकार से जो है वो भाषा थी प्रकृति, लेकिन लिपि कौन सी थी? चार अलग अलग लिपियां थी। यानी कि जैसा जहां पर जो फेमस लिपि था वहां पर वो लिपि को रखा गया। भारत में ब्राह्मी लिपि फेमस था तो ब्राह्मी में भी लिख लिखा गया। पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि जो है फेमस था, खरोष्टी में लिखा गया। उसी प्रकार से अफगानिस्तान या अफगानिस्तान उत्तरी भाग में जो है अरमाइक और ग्रीक लिपि का इस्तेमाल किया गया था सम्राट अशोक के द्वारा। क्लियर है? तो अशोक ने जो है शिलालेख, जो पहली बार इसका शिलालेख को जो खोजा गया था वो आपको 1750 ईस्वी में खोजा गया। किसके द्वारा? टी पैंथलर के द्वारा। किसके द्वारा? टी पैंथलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में प्रश्न आता भी है। किसके द्वारा? टी पैंथलर के द्वारा। टी पैंथलर ने क्या किया? 1750 ईस्वी में खोजा, लेकिन खोज करने के बाद इसे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये इसको पढ़ ही नहीं पाया था। खोजने से फायदा क्या हुआ? ठीक है, कोई फायदा नहीं। लेकिन प्रथम बार खोजा कौन? तो टी पैंथलर ने 1750 ईस्वी। तो जब इसे खोज लिया लेकिन पढ़ नहीं पाया, क्या लिखा हुआ किसी को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो सबसे पहली बार पढ़ने में सफलता जो प्राप्त हुई है वो 1837 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है सबसे पहली जो है वो आपको सफलता प्राप्त हुई। किसने? पढ़ने में। बात समझ? उसके बाद जो है कई अभिलेख जो है इसके पाए गए हैं। तो जैसे जैसे प्रश्न आते जाएगा हम डिटेल पढ़ते जाएंगे। तो प्रश्न था कि किस मौर्य सम्राट ने जो है वह अशोक के मौर्य सम्राट ने जो है लगभग इतना ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए हैं। ठीक है, वह कौन था? तो मौर्य वंश का तीसरा शासक अशोक, जिसे महान सम्राट अशोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सम्राट अशोक को पितामह कौन था? देखिए, जब हम प्रश्न स्टार्टिंग में करते हैं ना तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताने में थोड़ा समय लग जाता है। ठीक है, फिर जैसे जैसे हम प्रश्न आगे बढ़ते जाएंगे तो डिटेल से हमको पहले से पता रहेगा, तो हम आसानी से जल्दी जल्दी करते चलेंगे। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो सम्राट अशोक का पितामह कौन था? ठीक है, सम्राट अशोक। अच्छा, पितामह को क्या कहते हैं? पितामह का मतलब हो गया दादाजी। ये आप ध्यान रखिएगा। दादा का पुत्र पिता, पिता का पुत्र। मतलब अगर मेरे पिताजी है और पिताजी के पिताजी क्या कहलाएंगे? पितामह। यानी हमारे दादाजी क्या कहलाएंगे? पितामह। तो कह रहा है कि महान सम्राट अशोक का पितामह कौन था, यानी दादा कौन था? ऑप्शन दे रहा: चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, दशरथ, या आपको पिताशोक। पिताशोक तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं। यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे एनटीपीसी 16/6/2022 में प्रश्न है। ठीक है, आपको बताइए, मैंने थ्योरी बताया है। ठीक है, बताइए क्या होगा सही जवाब। देखिए, सबसे पहले मौर्य वंश जो है, ठीक है, मौर्य वंश का स्थापना कौन करता है? तो मौर्य वंश का स्थापना जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य करता है। कौन करेगा? चंद्रगुप्त मौर्य। और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह कब से कब तक शासन करेगा? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। और यह शासन करेगा आपको 232 ईसा पूर्व से लेकर के कब से कब तक? 232 ईसा पूर्व से लेकर आपको 298 ईसा पूर्व तक का जो शासन होगा वह किसका होगा? चंद्रगुप्त मौर्य का शासन होगा। और यह नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की मृत्यु करके नंद वंश को हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं और उसके जगह पर जो है वो मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। क्लियर? यानी मौर्य वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का जो अगला शासक होगा वह इसी का पुत्र बिंदुसार होता है। कौन हो जाएगा? बिंदुसार। ठीक है, तो बिंदुसार जो है वह अगला शासक होगा, जो इसका क्या रहेगा? इसका पुत्र रहेगा। और यह शासन जो है कब से कब तक करता है? तो 298 ईसा पूर्व से लेकर के 269 ईसा पूर्व तक का जो शासन होगा वह बिंदुसार का होगा। और बिंदुसार के बाद जो मौर्य वंश का तीसरा शासक होगा यह होगा अशोक। क्लियर है? यह होगा अशोक होगा। और अशोक का शासनकाल कब से कब तक होगा? तो यह आपको 269 ईसा पूर्व से लेकर 269 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक का जो समय होगा वह किसका शासनकाल होगा? अशोक का होगा। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र हो गया अशोक। बात समझ में आया? ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वह सम्राट अशोक के जो है पितामह यानी दादाजी कौन हो गए? तो अशोक के पिता बिंदुसार, बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो पिता रहेंगे, पिता के पिता ही क्या कहलाते हैं? हमारे दादा कहलाते हैं। यानी कि आपका अशोक के जो दादाजी होंगे वह दादाजी कौन हो जाएंगे?
तो इनके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आए। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह दादा होंगे, ये पहला शासक, बिंदुसार दूसरा शासक, और दशरथ जो है शायद अशोक का जो है वह पौत्र होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, यह अशोक के बाद आता है। क्लियर है, तो प्रश्न संख्या 4 क्लियर है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है, यानी अभी का जो गुजरात है वहां पे स्थित है ये सब, ये स्थल ऑप्शन में दिया हुआ। और वहां पर क्या है कि अशोक के जो है शिलालेख भी अवस्थित है। आपको बताना है कि कौन सा जो है आपको आधुनिक गुजरात में है, वहां पर अशोक का आपको शिलालेख भी मिलेगा। ऑप्शन कह रहा है सन्नति, शिशुपालगढ़ या गिरनार या आपको कलसी। यह प्रश्न पूछा गया आपको रेलवे एनटीपीसी टेस्ट 2 में 17/6/2022 का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो आपका आधुनिक गुजरात में जो स्थित है, जहाँ पर अशोक के शिलालेख भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे, अशोक के शिलालेख भी मिलेंगे। तो गिरनार जो गुजरात में आपको, गिरिनार जो है क्या है, गिरिनार। तो गुजरात में जो आपको गिरिनार है, ठीक है, कौन सा स्थान है, गिरनार, ये आपकी पहाड़ी है गिरनार। तो गिरनार गुजरात में जो है निकट एक पहाड़ी है। ठीक है, यह क्या है, गिरनार जो है एक पहाड़ी है। ठीक है, पहाड़ी है। और गिरनार की पहाड़ी से पश्चिम और पूरब दिशा में जो है आपको भादस, रोहजा, सतरंजी और घेली नदी बहती है। ठीक है, यानी कि इसके किनारे पहाड़ी है तो इसके किनारे किनारे नदी भी बढ़ती है, जिस नदी का नाम क्या होगा, भादस नदी, रोजा नदी, आपको संत रुंजी नदी और घेला नदी। इन पहाड़ियों पर जो है मौर्य सम्राट अशोक ने जो है वह चतुर्दश शिलालेख बनाया। ठीक है, इस पहाड़ी पर अशोक के द्वारा कौन सा शिलालेख बनाया गया है, तो चतुर्दश शिलालेख। कौन सा शिलालेख है, तो चतुर्दश शिलालेख। और यह चतुर्दश शिलालेख जो है किसके द्वारा बनाया गया है, तो यह चतुर्दश शिलालेख बनाया गया है आपको सम्राट अशोक के द्वारा। ठीक है, यह किसके द्वारा बनाया गया है, तो अशोक के द्वारा। और अशोक जो है मौर्य वंश के कैमे शासक है, तो तीसरे शासक है। बात समझ में आए। तो प्रश्न कह रहा था कि आधुनिक गुजरात में स्थित कौन सा स्थान है, तो आपको आधुनिक गुजरात में जो आपको गिरनार पहाड़ी, और इसी गिरनार पहाड़ी के आसपास जो है कई नदियां भी बहती है। और साथ ही साथ इसी गिरनार पहाड़ी पर जो है अशोक के द्वारा जब बनाया गया चतुर्दश शिलालेख भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये भी पता चल गया कि गुजरात में जो है कौन सा अशोक का शिलालेख है, तो चतुर्दश शिलालेख। क्लियर है, और यह कहाँ पे है, तो गिरनार पहाड़ी पर। ठीक है, कहाँ पे, तो गिरनार में। बात समझ में आया। अशोक जो है मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध और सबसे फेमस शासक होता है। वह ऐसा पहला शासक है जिसने अभिलेखों द्वारा अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करता है और पहुंचाता भी है। और अशोक ने जो है ज्यादातर अभिलेख, अभिलेख की भाषा क्या होगी, तो भाषा जो होगी इसकी वो आपको प्राकृतिक भाषा होगी। कौन सी भाषा होगी, तो प्राकृतिक भाषा होगी। और जब भाषा प्राकृतिक है तो लिपि क्या होगी, ठीक है, लिपि जो है वह अलग अलग लिपि में लिखा गया है, जैसे ब्राह्मी लिपि, अरमाइक लिपि, खरोष्टी लिपि और ग्रीक लिपि। जैसे भारत में जो ज्यादातर जो मिले हैं वह कौन सी लिपि में पाया गया है, तो ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में, तो ब्राह्मी लिपि में ज्यादातर पाए गए हैं आपको अभिलेख। क्लियर है। तो अशोक का जो शिलालेख आधुनिक गुजरात में स्थित है वह स्थान का नाम क्या है, तो गिरनार। क्लियर है। यहाँ पर कौन सा शिलालेख है, तो चतुर्दश शिलालेख, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। ठीक है, कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व जो है मौर्य वंश का कौन सा शासक करेगा। ऑप्शन क्या है, अच्छा ये 260 दिया है, लगभग ये हुआ है आपका 261 ईसा पूर्व। ठीक है, ये आपको 261 होना चाहिए। 60 दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लगभग में है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट होगा 261। तो कह रहा है कि लगभग 261 ईसा पूर्व जो है किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। और ये बहुत फेमस और इंपॉर्टेंट टॉपिक है कलिंग, कलिंग युद्ध। ये आप दिमाग में रखिएगा, इससे प्रश्न आएगा ही आएगा, मैं 100% श्योर हूँ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रहा चंद्रगुप्त मौर्य ने नेतृत्व किया था कलिंग आक्रमण पे, बृहदर्थ ने किया था, अशोक ने किया था या बिंदुसार ने किया था। क्लियर है। बृहदर्थ ये आपका अंतिम शासक है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है पहला शासक है, अशोक जो है वो आपको यह तीसरा शासक है, और बिंदुसार जो है आपको यह दूसरा शासक है। यह हम बता चुके हैं। तो कौन जो है वह कलिंग युद्ध के लिए जो है, कलिंग को जीतने के लिए जो है क्या करेगा, नेतृत्व करेगा। ठीक, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा पहले समझते हैं। ठीक है, इसमें देखिए अशोक जो है वह क्या करता है,
कि 261 ईसा पूर्व जो है वह कलिंग पर विजय प्राप्त करने के लिए जो है कलिंग पर आक्रमण करता है। बस समझ आया? कौन होगा? यानी कि अशोक करेगा। कब करेगा? 261 ईसा पूर्व। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम डीप में समझते हैं। देखिए, अशोक का जो है अगर हम देखेंगे जन्म, ठीक ठीक, अशोक का जन्म कब होता है? तो इसका जन्म जो है आपको 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में होगा। कब होगा? 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में होगा। और इसके पिता का नाम क्या होगा? इसके पिता का नाम बिंदुसार, और इसके माता का नाम, यानी बिंदुसार की जो पत्नी होगी उनके माता का नाम होगा सुभद्रांगी। क्या होगा? सुभद्रांगी हो। बात समझ में आया? तो अशोक का जो जन्म पाटलिपुत्रा में होता है और इसका शासनकाल कब से कब तक होगा? तो 269 ईसा पूर्व से लेकर के 269 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक। क्लियर है? ऐसा माना जाता है, यानी बौद्ध ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि अशोक जो है वह राजा बनने के लिए क्या करता है कि अपने 99 भाइयों की हत्या कर देता है। क्या करेगा? अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो है, ठीक है, भाइयों का हत्या कर देगा और हत्या करके एक कुएं में डाल देगा, जो पटना के जो है वह आगम कुएं के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? और जब 99 भाइयों को मार दिया तो बचा कौन? खुद अकेले बचा। फिर क्या करेगा कि अपना राज्याभिषेक कराएगा। अशोक क्या करेगा? राज्याभिषेक कराएगा, और राज्याभिषेक जो है वह 269 ईसा पूर्व जो है वह अपना राज्याभिषेक कराता है। राज्याभिषेक के पहले जो है वह अशोक जो है वह अवंती जो महाजनपद है, जो आपको मध्य प्रदेश में पड़ेगा, अवंती महाजनपद में जो है राज्यपाल के रूप में प्रशासन संभालेगा। क्लियर है? जब बिंदुसार का शासन रहेगा, यानी बिंदुसार का शासन रहेगा तो अशोक कहाँ का राज्यपाल का शासन प्रशासन संभालता है? तो मध्य प्रदेश के अवंती महाजनपद का। बात समझ में आया? तो ये था। तो ये अपना क्या है, 269 ईसा पूर्व जो है राज्याभिषेक करा लेगा। राज्याभिषेक करा लेगा, और राज्याभिषेक कराने के बाद, ठीक है, राजा बन जाएगा। और इस राज्याभिषेक कब कर रहा है? यानी कि 269 ईसा पूर्व। ऐसी राज्याभिषेक के, ठीक है, 8वें वर्ष, कैमे वर्ष? 8वें वर्ष, यानी 8वें वर्ष कब हो जाएगा? 8 घटा दीजिए तो आएगा 261 ईसा पूर्व। अच्छा, ईसा पूर्व में घटते क्रम में चलता है, हमेशा याद रखिएगा। जैसे जैसे समय बीतेगा किस क्रम में चलेगा? घटते क्रम में। तो 261 ईसा पूर्व में जो है वह कलिंग की राजधानी तोसली पर, कहाँ पे? तो कलिंग की राजधानी, ठीक है, कलिंग की राजधानी तोसली पर क्या करता है? आक्रमण कर देगा। ठीक है, तोसली पर क्या करेगा? कलिंग की राजधानी होगी तोसली, इस तोसली पर आक्रमण करता है और पूरे कलिंग को अपने अधिकार में ले लेगा। कौन? आपका अशोक। लेकिन इस आक्रमण में जो है वह इतना ही ज्यादा भीषण नरसंहार होता है, इसमें छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर दी जाती है, महिलाओं की हत्या कर दी जाती है। क्लियर है? और बहुत सारे लोग जो है इसमें मारे जाते हैं। इतने सारे लोग को जो है वो मरा हुआ देख करके, या बच्चे को मरा हुआ देख करके अशोक का जो मन जो है बहुत ही विचलित होने लगता है। क्लियर है? और वह विचलित हो करके अब वह सोचता है कि जो है हम क्या करें, इतना भीषण नरसंहार हो गया, इतने लोग मारे गए, इतने बच्चे मारे गए, इतने महिलाएं मारे गए, हमको क्या मिला? आखिर इसका जो है पाप तो हम ही को भोगना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम राजा है। अगर अच्छा काम होगा तो भी श्रेय राजा को जाएगा, और बुरा काम होगा तो भी श्रेय किसको जाएगा? राजा को ही जाएगा। तब अशोक का जो है वह हृदय क्या होता है? बहुत ही विचलित होने लगता है। इसके बाद जो है, यानी कलिंग युद्ध के बाद अशोक क्या करेगा कि युद्ध नीति को जो हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। युद्ध नीति को क्या करेगा? हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। बात समझ में? और युद्ध नीति को जो है वह कहा जाता है आपको भैरी घोष। ठीक है, युद्ध नीति को क्या कहा जाएगा? भैरी घोष। ठीक है, यानी कि युद्ध नीति को जो है क्या करेगा? हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। और युद्ध नीति को समाप्त करने के बाद, यानी अब प्रण ले लेगा, कसम खा लेगा कि हम अब और युद्ध नहीं करेंगे। और इसे जो है भैरी घोष कहा जाता है आपको टेक्निकल भाषा में। और इस भैरी घोष की जगह पर जो है वह कौन सा धर्म अपना लेगा? तो धर्म घोष का। ठीक, कौन सा अपना लेगा? तो धर्म घोष का। और इसी धर्म घोष को जो है मतलब बौद्ध धर्म अपना लेता है। एक तरह से देखा जाए मोटा मोटी क्या है? तो बौद्ध धर्म। यानी कि अब जो है युद्ध नहीं करने का प्रण ले लेगा। कौन? महान सम्राट अशोक। तो ये भी प्रश्न पूछा है कि आपको अशोक जो है वह किस युद्ध के बाद अपना युद्ध का जो है मतलब युद्ध करने का नीति जो हमेशा के लिए त्याग देता है, या भैरी घोष की नीति हमेशा के लिए त्याग देता है और इसके जगह पर जो है वह धर्म घोष की नीति को अपना लेता है। क्लियर है? तो यह किस पे? ठीक है, तो यह आपको कलिंग आक्रमण के बाद। अच्छा, यह कलिंग आक्रमण की जानकारी हमको जो है किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो हाथी गुफा अभिलेख। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, किस अभिलेख से? तो हाथी गुफा अभिलेख से। अच्छा, ये हाथी गुफा अभिलेख का निर्माण कौन कराता है? तो आपको खारवेल। कौन है? तो इसे हाथी गुफा अभिलेख का
निर्माण जो है वह कौन कराता है? तो खारवेल। ठीक है, ये खारवेल जो कलिंग के ही राजा होते हैं। ठीक है, खारवेल। ठीक है, खारवेल के द्वारा हाथी गुफा अभिलेख बनाया गया। इसी हाथी गुफा अभिलेख में कलिंग के जो है आपको कलिंग युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है, कितने लोग मारे गए, कितने महिलाएं मारे गए, क्या क्या क्षति हुआ। ठीक है, ये सारी जानकारी किससे मिलती है? तो हाथी गुफा अभिलेख से। जब अशोक जो है वह कलिंग की राजधानी तोसली पर आक्रमण करता है, तो उस समय कलिंग का जो है राजा कौन होगा? तो उस समय जो है कलिंग का राजा होगा नंदराज। कौन होगा? नंदराज। बात समझ में आया? और इसी जो है कलिंग युद्ध के बाद जो है वह युद्ध नीति को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा और उसके जगह पर जो है धर्म नीति को जो है अपना लेगा। और इसके बाद ही जो है इसके भतीजे निग्रोध के कहने पर अशोक क्या करता है? अभी ब्राह्मण धर्म मान रहा था। ठीक है, और ब्राह्मण धर्म में इतना जो है तांडव मचाया। अब इसके बाद जो है इस युद्ध के बाद जो है क्या करेगा कि वह बौद्ध धर्म को अपना लेगा। और बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है वह किससे प्राप्त होती है? तो बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है वह प्राप्त होगी आपको उपगुप्त से। किससे प्राप्त होगी? उपगुप्त से। जैसे जैसे प्रश्न आगे चलेगा हम डिटेल और पढ़ते चलेंगे। बात समझ में आया? तो यहाँ तक आपको समझ में आया? अच्छा, अगर हम पूछे कि ये हाथी गुफा अभिलेख में किसकी जानकारी मिल रहा है, तो आपको कलिंग युद्ध की जानकारी मिलता है। साथ ही साथ अशोक के द्वारा जो है वह 14 अभिलेख जो है वह इंपॉर्टेंट है। क्या है? 14 शिलालेख। और ये 14 शिलालेख जो है जिसे हम चतुर्दश शिलालेख भी कहते हैं, इसे हमने पढ़ाया। और इस 13वें शिलालेख में, कौन से शिलालेख में? 13वें शिलालेख में जो है इसमें भी आपको क्या मिलेगा? इसी 14 चतुर्दश शिलालेख के 13वें शिलालेख में, ठीक है, आपको क्या मिलेगा? कलिंग युद्ध की जानकारी आपको मिलती है। तो अशोक के भी 13वें शिलालेख में आपको कलिंग युद्ध की जानकारी मिल रही है और खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख से भी आपको कलिंग युद्ध की जानकारी मिल रही है। बात समझ में आए? तो अब जो है इसमें और कुछ बताने के लिए है बहुत कुछ, लेकिन हम आगे प्रश्न में करेंगे। ठीक है, नहीं तो प्रश्न समाप्त ही नहीं होगा। तो चलिए, आज 261 ईसा पूर्व जो है वो किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के बाद सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो कौन हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। आज प्रश्न संख्या 10 तक ही बताएंगे क्योंकि बहुत डिटेल हम थोड़ा जा रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख, ठीक है, डैश भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए जाने वाले अब शिलालेख जो है वह आरंभिक या यूनानी भाषा में थे। देख, किस भाषा में? यूनानी या आरंभिक भाषा में थे। देखिए, अशोक के जो भी अधिकांश अभिलेख जो है उसकी भाषा क्या थी? हमने आपको अभी पीछे बताया कि भाषा जो है वह रहेगी प्राकृतिक। क्या रहेगी? प्राकृतिक भाषा रहेगी। लेकिन लिपि जो है वह 4 लिपि थी। कौन कौन सी लिपि थी? ठीक है, लिपि जो है वह 4 लिपि थी। चलिए इसे लिख ही देते हैं क्योंकि प्रश्न बहुत सारा ये होगा, इसलिए मैं पीछे का प्रश्न डिटेल में नहीं गया, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते ही रहेंगे, फिर वहाँ भी बताओ, यहाँ भी बताओ, तो एक ही चीज़ को कितना बार बताना है। ठीक है, तो अशोक के जो भी अभिलेख है वह अभिलेख की भाषा क्या रहेगी? प्रकृति भाषा रहेगी। लेकिन लिपि जो है वह 4 लिपि होगी। पहला लिपि कहलाया ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि। और यह ब्राह्मी लिपि पहले पहले पर लिख लेते हैं कौन कौन सा लिपि है, उसके बाद डिटेल पढ़ते हैं। दूसरा है आपका खरोष्टी लिपि। कौन सा लिपि? खरोष्टी लिपि। तीसरा जो होगा आपको अरमाइक लिपि। अरमाइक लिपि। और चौथा जो है आपको वह ग्रीक लिपि। चौथा कौन सा? ग्रीक लिपि। ठीक है, और अशोक का जो है वह शिलालेख लिखने का जो है वो प्रेरणा किससे प्राप्त हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था आपको इराक के राजा डेरियस से। ठीक है, यह हम बता चुके हैं। तो आपका ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि, ग्रीक लिपि, यानी कि लिपि अलग अलग लेकिन भाषा क्या? एक। लिपि होता है लिखने का तरीका। ब्राह्मी लिपि में जो भी अभिलेख पाए गए हैं, ठीक है, यह आपको ज्यादातर कहाँ पाए गए हैं? तो भारत में पाए गए हैं। क्योंकि भारत में जो वहाँ पर जो लिपि फेमस था वहाँ पर उसी लिपि में आपको शिलालेख देखने को मिलते हैं। ये भी सही है। ठीक है, वो तभी तो लोगों को समझ में आएगा। मान लिया जाए हम यहाँ पर हिंदी बहुत फेमस है, लिख देगा आपको चाइना में, तो यहाँ पर लोगों को समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। लेकिन वही चाइना वाले क्षेत्र में जो अगर लिखना रहेगा तो चाइना लिखा, वहाँ हिंदी समझ में नहीं आएगा। इसी प्रकार से जहाँ पे जो लिपि फेमस है वो लिपि में अशोक ने क्या किया था? शिलालेख लिखवाया था। तो अशोक ने जब ब्राह्मी लिपि में जब शिलालेख या अभिलेख लिखवाए हैं वो ज्यादातर कहाँ पाए गए हैं? भारत में। और इसे लिखने का जो तरीका था वो बाएं से दाएं था। कैसा था? ठीक है, तो बाईं ओर से जो है आपको दाईं ओर इसको लिखा जाता था, जैसे हम हिंदी लिखते हैं। खरोष्टी लिपि जो है ये आपको ज्यादातर पाकिस्तान में पाए गए हैं, पाकिस्तान में। और यह जो कहाँ कैसे लिखा था? तो दाईं ओर से बाईं ओर, जैसे उर्दू लिखा जाता है। क्लियर है? आरमाइक लिपि ये आपको अफगानिस्तान में पाए गए हैं।
अफगानिस्तान में। ठीक है, कहाँ पाए गए? अफगानिस्तान में। और यह ग्रीक लिपि जो ये भी आपको अफगानिस्तान में ही है, लेकिन अफगानिस्तान के आपको उत्तरी सीमा में। कहाँ पे? तो अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा में। क्लियर हुआ? उत्तरी सीमा में। तो इस प्रकार से जो है अशोक के अधिकांश शिलालेख की भाषा क्या रहेगी? तो भाषा जो होगी आपको प्राकृतिक भाषा होगी। ठीक है, लेकिन लिपियां अलग अलग होंगी। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न कहते हैं प्रश्न संख्या, ठीक है, प्रश्न संख्या 8 क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या 8 कहता है कि मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक की सोने का केंद्र माना जाता था? ठीक है, किस मतलब कि प्रांत को जो है वह सोने का क्या माना जाता था? केंद्र माना जाता था। ठीक है, तो सोने का जो केंद्र माना जाता था वह कौन था? ऑप्शन कह रहा है, देखिए जहां पे सोने का केंद्र का मतलब क्या है कि आपको वहां पर सोने के बहुत ही ज्यादा खान थे, और वह कहाँ थे? कर्नाटक में। यानी कर्नाटक में सोने के खान या केंद्र माना जाता था, किस प्रांत में वो पड़ता है? ठीक है, ऑप्शन क्या दिया? स्वर्णगिरी प्रांत, उज्जैनी प्रांत, तक्षशिला प्रांत या तोसली प्रांत। प्रश्न पूछा आपको रेलवे एनटीपीसी स्टेज 2 में 12/6/2022 का। ठीक है, प्रश्न है। अभी हम इसमें डायरेक्ट बता दें कि हाँ ये प्रांत में पाया गया, तो आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी को हम थोड़ा सिलसिलेवार ढंग से बताएं कि मौर्य शासन काल में टोटल प्रांतों की संख्या कितनी थी, जैसे अभी जो है राज्य है, तो आप समझ लिए उस प्रकार उस समय जो है क्या थे? प्रांत थे। तो मौर्य काल में अशोक के शासन काल के पहले, ठीक है, वो टोटल प्रांतों की संख्या कितनी थी? 4 थी। ठीक है, यानी अशोक के समय के पहले जो है, यानी अशोक जब राजा नहीं बनाते, यानी चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय प्रांत की संख्या कितनी थी? 4 थी। जैसे जब अशोक जो है वह राजा बनता है, ठीक है, तो एक कलिंग पर आक्रमण करता है और कलिंग को अपने अधिकार में ले लेता है। इस प्रकार से जो है वह प्रांत की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। यानी अभी प्रांत जो है वर्तमान में अशोक के शासन काल में, वर्तमान नहीं बोल सकते, यानी अशोक के समय काल में कितने प्रांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो वह कौन कौन से प्रांत हैं? ठीक है, उन प्रांतों की राजधानी कहाँ रहेगी, और अभी वर्तमान समय में जो है कौन कौन सा उस मतलब कि आसपास का एरिया क्या है, वो हम थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, यानी प्रांत और प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। तो पहला जो है आपको कहलाता था कलिंग प्रांत, जो किसने अधिकार लिया था इसको? अशोक ने। ठीक, और इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो राजधानी हो जाएगी आपको तोसली। कहाँ राजधानी हो जाएगी? तोसली। तो अभी वर्तमान में यह एरिया जो हो जाएगा वो आपको कलिंग एरिया ही है। यानी कि उड़ीसा वाला जो एरिया देख रहे हैं ना, उड़ीसा वाला एरिया या आपको आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी सीमा वाला एरिया है, ठीक है, वह आपको कलिंग कहलाएगा। बात समझ में आए? तब पहला प्रांत हो गया कलिंग, जिसकी राजधानी रहेगी तोसली। और इसका जो एरिया जो है वो हो जाएगा आपको वर्तमान में देखेंगे तो उड़ीसा। ठीक है, वर्तमान में उसी समय का जो है आपको कलिंग यानी कि उड़ीसा जो है, चलिए बताते चलेंगे। दूसरा जो आपको प्रांत है, ठीक है, ये आपको अवंती राष्ट्र है। दूसरा प्रांत क्या है? अवंती राष्ट्र है। और इस अवंती राष्ट्र का जो राजधानी जो है वह कहाँ हो जाएगा? उज्जैन। क्या हो जाएगा? उज्जैन। ठीक है, उज्जैनी हो जाएगा। ठीक, उज्जैनी। और यहाँ पर ये एरिया कौन सा हो जाएगा? तो आपको यह गुजरात राजस्थान वाला जो एरिया देख रहे हैं ना, यानी कि भारत का ये वाला एरिया। ठीक है, ये आपका गुजरात राजस्थान है या वो गुजरात है, तो राजस्थान, गुजरात, मालवा, ठीक है, काठियावाड़, ये जो है आपको एरिया जो है वह कौन हो जाएगा? आपको अवंती अवंती राष्ट्र में पड़ेगा। ठीक है, चलिए उतना डिटेल नहीं लिखते हैं। आपको डिटेल देखना है तो आप जाकर के क्लास हमारा डिटेल देख सकते हैं, वहाँ ने डिटेल से बताया। ठीक है, अवंती राष्ट्र जो आपको राजधानी हो जाएगी उज्जैनी। इसका क्षेत्र जो हो जाएगा आपको मालवा, राजपूताना, गुजरात और काठियावाड़। ठीक है, चौथा जो प्रांत था वह प्रांत का नाम था प्रासी। दो बताया ना, तो तीसरा हो जाएगा। तो तीसरा प्रांत था, उस प्रांत का नाम क्या हो जाएगा? प्रासी। और इसी प्रासी प्रांत को जो है वह पूर्वी प्रांत के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, पूर्वी प्रांत। और पूर्वी प्रांत की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो पूर्वी प्रांत की राजधानी हो जाएगी पाटलिपुत्र। ठीक है, ये मेन राजधानी था, और यहीं से पूरा शासन प्रशासन चलता था वंश का, यानी मौर्य वंश का राजधानी पाटलिपुत्र। और उस मतलब पूरे एरिया को जो है 5 प्रांतों में बांटा हुआ था। क्लियर है? तो ये पाटलिपुत्रा में जो है वह ये पूर्वी प्रासी प्रांत जो है वह कौन कौन से एरिया हो जाएगा? तो बिहार से लेकर के बंगाल तक का जो क्षेत्र होगा प्रासी प्रांत में आएगा। क्लियर है? चौथा प्रांत जो था उसका नाम था उत्तरापथ। क्या नाम था? उत्तरापथ। और ये उत्तरापथ की जो है राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो आपको तक्षशिला। और इसी तक्षशिला में जो है वह मतलब कि पहला विश्वविद्यालय था भारत का, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहाँ पर पढ़ाई मतलब कि
एक तरह से का शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। कौन सा? तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो उत्तरापथ जो प्रांत होगा उसकी राजधानी कहाँ रहेगी आपको? तक्षशिला। और ये कौन सा एरिया होगा? तो आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला एरिया देखना, जिसमें कंधार है, कम्बोज है, पाकिस्तान का पंजाब वाला एरिया, आपको कश्मीर वाला भारत का कश्मीर एरिया, फिर अफगानिस्तान वाला एरिया, ये कहा किस में आ जाएगा? तो उत्तरापथ में आ जाएगा। और पांचवा जो प्रांत होगा, ठीक है, वह पांचवा प्रांत का नाम था दक्षिणापथ। ठीक है, ये पांचवा प्रांत का नाम क्या था? दक्षिणापथ। और इसी दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ रहेगी? स्वर्णगिरी। ठीक है, स्वर्णगिरी। और इसी स्वर्णगिरी में जो है वो सोने के खान पाए गए हैं। बात समझ में आया? तो ये प्रश्न जो है वो पांचवा प्रांत से पूछा हुआ है कि आपको किस प्रांत को कर्नाटक में सोने के खान का केंद्र माना जाता है? तो स्वर्णगिरी को। बात समझ में? और इसमें कौन सा एरिया आ जाएगा? तो आपको विंध्य का जो दक्षिण विंध्य पर्वत जो है उसका दक्षिण वाला एरिया, यानी कर्नाटक हो गया, ये वाला एरिया, यानी दक्षिण भारत का जो एरिया होगा, ठीक है, वो से हम क्या कहेंगे? उस समय दक्षिणापथ कहा जाता है। उसकी राजधानी कहाँ होगी? स्वर्णगिरी। बात समझ में आया? तो द राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? स्वर्णगिरी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तक्षशिला किसकी राजधानी थी? तो तक्षशिला जो आपको उत्तरापथ की राजधानी थी। ठीक है, उज्जैनी किसकी राजधानी थी? तो उज्जैनी आपको अवंती राष्ट्र की राजधानी थी, और तोसली जो है वह कलिंग की राजधानी। आप समझ में आया आपको प्रश्न? तो अगर प्रांत से पूछा, मोरभंज का प्रांत से, तो टोटल प्रांतों की संख्या कितनी है? 5 है। राजधानी याद रखिए, कौन कौन सा एरिया है वो याद रखिए, आपको इससे टॉपिक से प्रश्न और नहीं छूटेगा। क्लियर है? अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि सेल्यूकस निकेटर नामक, ठीक है, डैश शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। ठीक है, तो यह सेल्यूकस निकेटर जो है वह क्या था? चीनी था, फारसी था, अरबी था, या यूनानी था? प्रश्न पूछा आपको, रेलवे एनटीपीसी टेस्ट 2 में पूछा हुआ प्रश्न। ठीक है, यह आपको पूछा हुआ प्रश्न। देखिए, सेल्यूकस निकेटर जो है, आपको पहले समझना होगा कि सेल्यूकस निकेटर वह कौन है। तो सेल्यूकस निकेटर जो, चले इसको थोड़ा सा बैक इतिहास हम देखते हैं। तो ये सेल्यूकस निकेटर जो ये देखेंगे, तो सबसे पहले भारत पे जो है वह पहला आक्रमण, मतलब भारत पे दूसरा आक्रमण मानेंगे। पहला तो आपका हकमनी वंश ने किया था, दूसरा आक्रमण जो है वह भारत पर जो है आपको सिकंदर ने किया था। किसने किया था? सिकंदर ने किया था। और इसी सिकंदर का जो है मुख्य सेनापति होता है कौन? तो सिकंदर का जो है मुख्य सेनापति होगा शायद 328 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। तो इसी सिकंदर का जो सेनापति होगा, जिसका नाम होगा सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। और ये सेल्यूकस निकेटर जो है, सेल्यूकस निकेटर जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है आपका बेबीलोन में, मतलब जाते समय में, तो सेल्यूकस निकेटर जो है वह पूरे, मतलब सिकंदर का जो भी एरिया जीते हुए थे, उन जीते हुए क्षेत्र पर जो है वह अपना अधिकार करता है सेल्यूकस निकेटर। बात समझ में आया? तो सेल्यूकस निकेटर जो है वह सिकंदर का क्या होगा? सेनापति होगा। और यह कहाँ का राजा रहेगा? यह आपको यूनान का राजा होगा। कहाँ का राजा? यूनान का। अच्छा, सेल्यूकस निकेटर भी कहाँ का राजा हो जाएगा? यूनान का राजा हो जाएगा। बात समझ में आया? कहाँ का राजा होगा? यूनान का राजा। तो सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर का प्रमुख सेनापति था। सिकंदर के मृत्यु के पश्चात वह सीरिया यानी यूनान का सॉरी, यूनान का राजा बन जाता है, और सिकंदर द्वारा विजित प्रदेशों पर, जो प्रदेश विजय कर लिए गए हैं, उन पे अपना अधिकार लेने के उद्देश्य से, ठीक है, यही सेल्यूकस निकेटर जो है फिर पुनः एक बार तो सिकंदर आक्रमण करता है, फिर पुनः जो है वह 305 ईसा पूर्व में क्या करता है? भारत पर आक्रमण करेगा। और जब यह भारत पर आक्रमण करेगा, यानी मगध पर आक्रमण करेगा, तब जो है मगध का जो है शासक कौन रहेगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन रहेगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य क्या रहेगा? भारत पर, आपका भारत के मगध पर क्या रहेगा? राजा रहेगा। और इस आक्रमण में सेल्यूकस निकेटर क्या होता है? यह आपको पराजय हो जाता है। इसकी क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। ठीक है, या इसको पराजय हो जाएगी, यानी कि सेल्यूकस निकेटर आक्रमण तो जरूर करता है, और यह आक्रमण करता है हाथी प्राप्त करने के लिए, लेकिन सेल्यूकस निकेटर हार जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य क्या होगा? जीत जाएगा। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह सेल्यूकस निकेटर को मारता नहीं है। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर की एक पत्नी नहीं, बेटी होती है, जिसका नाम होता है कार्नेलिया। क्या नाम होगा? कार्नेलिया। बात समझ में आया? तो इसके पुत्री से जो है, यानी सेल्यूकस निकेटर के पुत्री से जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है बहुत पसंद आ जाता है। ठीक है, और इसके पुत्री से क्या करेगा? पुत्री से जो है चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेगा? विवाह कर लेगा।
ठीक है, यह पुत्री किसका है? तो यह पुत्री है आपको सेल्यूकस निकेटर का। इनका नाम क्या था? तो नाम था इनका कार्नेलिया, कार्नेलिया। ठीक है, दम इंटरेस्टिंग चीज है। तो कार्नेलिया से क्या करेगा चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह क्या करेगा? विवाह कर लेगा। ठीक है, यह क्या करेंगे? विवाह कर लेंगे। ठीक है, इसमें हार जाता है। हार के बाद ठीक है सेल्यूकस निकेटर को मारता नहीं बल्कि एक संधि कर लेता है। और इस संधि में जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य कहता है कि चलो ठीक है, हम तुमको मार नहीं रहे हैं, संधि कर लेते हैं। तुम आक्रमण किया, गलती किया, हमारे राज्य पर तुमको आक्रमण नहीं करना चाहिए था, लेकिन एक काम करो, तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है, हम उससे विवाह करना चाहते हैं, तभी हम तुमको मतलब संधि का शर्त रखा जाता है कि क्या क्या संधि में होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य कहा हम तुम्हारा बेटी से शादी करेंगे। सेल्यूकस निकेटर कहा उसके पास तो कोई अब चारा ही नहीं है, तो वो कहेगा ठीक है चलो। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर जो है क्या की बेटी कार्नेलिया से क्या होता है? चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो जाता है। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है पहली पत्नी भी जिसका नाम था दुर्धरा, जो कि धनानंद की पुत्री होती है, और दूसरी पत्नी कौन हो जाएगी? कार्नेलिया, जो कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री होगी। बात समझ में? अब जो है सेल्यूकस निकेटर को जो है अपनी बेटी का विवाह कर देगा। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य भी कहता चलो ठीक है, तुम युद्ध काहे आक्रमण काहे किया था? हाथी प्राप्त करने के लिए। तो एक काम करो, हम तुमको 500 हाथी जो है वह क्या करेंगे? उपहार में देते हैं। ठीक है, और सेल्यूकस निकेटर को जो है 500 हाथी क्या करेगा? चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह उपहार में दे देगा। ठीक है, अभी सेल्यूकस निकेटर के बेटी से जो है शादी कर लिया। अब सेल्यूकस निकेटर का जो है वह चिंता रहेगा अपना बेटी का, इसलिए सेल्यूकस निकेटर जो है वह अपना एक राजदूत ठीक है क्या करता है? राजदूत जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। ठीक है, यह सेल्यूकस निकेटर जो है अपना एक राजदूत भेजता है। ठीक है, कौन भेजेगा? राजदूत। और यह राजदूत का नाम होता है आपको मेगास्थनीज। बात समझ में आया? क्या नाम रहेगा? मेगास्थनीज। ठीक है, और इसी मेगास्थनीज जो कहेगा सेल्यूकस ने हम तो जा रहे हैं यूनान, तो एक काम करो, हमारी बेटी का जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य अच्छा सा ध्यान रखता है कि नहीं रखता है, इसलिए तुम यहीं पर रहो, और अगर कुछ दिक्कत होगा तो तुम हमको डायरेक्ट क्या करना? खबर पहुंचा देना। तो मेगास्थनीज जो है वह किसका राजदूत होता है? तो सेल्यूकस निकेटर का। क्योंकि यही कारण नहीं है, इसके पीछे और भी कारण है, व्यापारिक संबंध। कि अभी भी आप देखेंगे कि हमारे देश के जो है भारत देश के राजदूत जो है वो दूसरे देशों में रहते हैं, और दूसरे देश के राजदूत हमारे देश में रहते हैं। क्यों? क्योंकि दो देशों के बीच जब व्यापारिक संबंध स्थापित रहे, राजनीतिक संबंध जो है वह अच्छे से रहे, किसी प्रकार का कोई कारण होता है, मतलब कोई हमारा समस्या पैदा होता है, तो राजदूत के माध्यम से ही आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो राजदूत जो है वो आपको उस समय भी हुआ करते थे। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो आपको मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? दरबार में थे। और ये एक क्या है? तो मेगास्थनीज क्या हो जाएगा? तो यूनानी हो जाएगा। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी यूनानी। और इसी मेगास्थनीज के द्वारा जो एक पुस्तक लिखा जाता है जिसका नाम होता है इंडिका। ठीक है, इस पुस्तक का नाम है क्या है? इंडिका। और इस इंडिका से किसकी जानकारी मिलती है? तो हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, मौर्य वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है। क्लियर है? अच्छा, मौर्य वंश की और एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, और यह अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है? तो आपको इसको लिखा गया आपको चाणक्य के द्वारा। इससे जो है वह मौर्य वंश की सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है। और अर्थशास्त्र के अलावा जो है जानकारी किससे मिलती है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से। बात समझ? तो इससे ज्यादा प्रश्न और नहीं आने वाला है। तो सेल्यूकस निकेटर नामक जो है वह किसके मतलब डैश यूनानी शासक द्वारा जो है मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक है, यह आपको 305 ईसा पूर्व के बाद। क्लियर है? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, और यह आज का लास्ट प्रश्न है। कह रहा है कि मौर्य शासक द्वारा अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ में, ठीक है सारनाथ में जो है सिंह चतुर्मुख, ठीक है आपको सिंह चतुर्मुख है जो है आपको यह बनाया गया, अभिलेख बनाया गया। ठीक है, वह कह रहा है कि किससे बना हुआ है? ठीक है, मौर्य शासक अशोक के द्वारा ठीक है सारनाथ में जो है एक अभिलेख या सिंह चतुर्मुख ठीक है अभिलेख बनाया गया है, शिलालेख बोल सकते हैं इसको, जो भी बोलिए, अभिलेख। ठीक है, यह बनाया गया या सिंह चतुर्मुख शायद शिला ये है स्तंभ लेख है शायद ये। अच्छा, ये जो है ना शीत चतुर्मुख अभिलेख जो ये स्मारक है, हम कह सकते हैं स्तंभ लेख शिलालेख जो भी है, ये आपको शीत चतुर्मुख जो है ये आपको स्मारक है। क्या है? ये स्मारक है। तो प्रश्न कह रहा है कि मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ शीत चतुर्मुख स्मारक जो है वह किससे बना हुआ है? ऑप्शन कह रहा है आपको लोहा से बना हुआ है, अब्रक से बना हुआ है, बलुआ पत्थर से बना, संगमरमर से बना। प्रश्न पूछा आपको रेलवे एनटीपीसी स्टेज 2 में,
16/6/2022 का सेकंड थर्ड शिफ्ट का प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, तो अशोक द्वारा जो सारनाथ में, ठीक है, जो अशोक के द्वारा सारनाथ में जो बनाया गया है, ठीक है, सारनाथ में कहाँ पे, सारनाथ, सारनाथ कहाँ है, आपको उत्तर प्रदेश में, आपको वाराणसी से 10 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ पर बताया गया आपको श्री चतुर्मुख स्मारक। ठीक है, श्री चतुर मैंने इसमें 4 शेर जो है वह एक ही जगह पर जो है चारों दिशाओं में मुख करके हैं, तो इसी को कहा गया चतुर्मुख। ये तो शायद लग रहा है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है, अशोक स्तंभ इसको कहते हैं। ठीक है, ये आपको कहाँ पे है, सारनाथ में है। ठीक है, तो सारनाथ में ये आपको स्मारक बना है, तो यह स्मारक किसका बना हुआ है, तो यह आपको बना हुआ है चुनार के बलुआ पत्थर। चुनार आपको जगह का नाम है, यूपी में ही पड़ता है। चुनार में जो है बलुआ पत्थर बहुत मिलते हैं, तो चुनार के बलुआ पत्थर का जो आपको बना हुआ है आपको श्री चतुर्मुख स्मारक। बात समझ में आया, तो चुनार के बलुआ पत्थर का बना हुआ। ठीक है, अभी सारनाथ जो है किससे संबंधित है, तो हम जानते हैं कि सारनाथ में जो है आपको महात्मा बुद्ध के द्वारा, ठीक है, महात्मा बुद्ध के द्वारा जो क्या किया गया था, तो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो है वह पहला उपदेश दिया गया। क्या दिया गया था, प्रथम उपदेश दिया गया था। और यह प्रथम उपदेश जो है वह किन्हें दिया गया था, तो अपने 5 मित्र या 5 शिष्यों को दिया गया था। ठीक है, 5 शिष्यों को। और यह जो उपदेश दिए गए, ठीक है, प्रथम उपदेश को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रवर्तन, क्लियर है, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जो जाना जाता है प्रथम उपदेश। क्लियर है, तो मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित जो सारनाथ में जो श्री चतुर्मुख स्मारक है वह किसका बना हुआ है, तो आपको बलुआ पत्थर का बना हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये कहाँ का बलुआ पत्थर, तो आपको चुनार का बलुआ पत्थर। और ये चुनार कहाँ है, तो यूपी में। बात समझ में आया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। आगे का प्रश्न हम अगले क्लास में करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप मतलब एक्सप्लेनेशन हो गया इस आज के क्लास में। कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न कम करेंगे लेकिन हम जल्दी समझेंगे, कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। और अगर आपने हमारा पीछे क्लास नहीं देखा तो प्लीज़ अगर क्लास देखे, थ्योरी क्लास भी देखेंगे तो उससे भी आपको एक कंसेप्ट आपके मतलब दिमाग में आ जाएगा। इतिहास को लेकर के, जो इतिहास एक बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगने लगेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और ये पहला क्लास आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इससे पहले आपने और क्लास देखा है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो रेलवे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और उनसे भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वो आगे जो है वो और लोगों को शेयर करें। क्लियर है, तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए। ठीक है, धन्यवाद।